हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। अगर इस काम को वक्त मुकर्रर से पहले या बाद में किया जाए तो ऐसा करना जुल्म है। इंसान को इत्तदाल का रास्ता इख्तियार करना चाहिए और यही सबसे बेहतर हल है। लेकिन इंसान नादान है। वो चाहता है जो भी उसकी ख्वाहिश है फौरी पूरी हो जाए। वो सिर्फ अपने नफ्स के पीछे भागता है, जबकि नफ्स ही उसका सबसे बड़ा हरीफ होता है। मेरी ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि ये हमारे माशरे की एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरा नाम कुर्रतुल्लैन है। सब प्यार से मुझे ऐनी कहते हैं। बरादरी में भी इसी नाम से मुझे सब जानते हैं। मुझे शुरू से ही अपने ख़ानदान के रस्म व रिवाज से नफरत थी। हमारे यहाँ ख़ानदान से बाहर शादी होने का तसव्वुर भी नहीं है। ऐसा करना तो दूर की बात, सोचने तक पर पाबंदी है और ख़ानदान में अच्छे लड़के ना होने के बराबर रह गए हैं। मगर फिर भी गैरों में रिश्ता करने का ख्याल दिल में नहीं लाया गया। यही वजह थी कि ना मुझसे बड़ी दो बहनों की शादी हुई थी और ना ही मेरी बारी आई थी, और दूर दूर तक ऐसा कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा था। मैं 17 साल की हुई तो मेरे दिल में शादी को लेकर अजीब से जज्बात पैदा होने लगे। हर वक्त दिल पराए मर्दों की तरफ हमकता, दिल में ख्वाहिश जोर पकड़ती। मुझे हर जवान लड़का देखकर ऐसा लगता जैसे यही मेरे ख्वाबों का शहजादा हो। मैं अपने नफ्स पर काबू नहीं कर पा रही थी। कॉलेज में पढ़ते मेरी काफ़ी सारी दोस्तों की ऐसी उम्र में मंगनी हो गई थी। हम सब एक जगह बैठते तो वो अपने अपने मंगेतरों का जिक्र करती, अपने अपने मंगेतरों के किस्से सुनाती, तारीफें करती, ससुराल से आने वाले तहाइफ के बारे में बताती, और मैं खामोशी से बैठकर ये सोचती कि पता नहीं कब मेरी दोनों बड़ी बहनें अपने घरों को जाएंगी और मेरा नंबर आएगा। लेकिन ये सब इतनी जल्दी मुमकिन नहीं था। सूरत हाल वाज़ेह थी, क्योंकि मेरी बड़ी बहन अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में 27 साल की हो गई थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरी बड़ी बहन एक लड़के को पसंद करती है, जिसका ताल्लुक हमारी बरादरी से तो नहीं है, लेकिन लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छा खासा कमा लेता है, लोग भी नेक और शरीफ हैं, इज्जतदार घराना है। बस मुझे ये पता चला था। मैंने अपनी बड़ी बहन सादिया से कहा कि तुम इससे कहो रिश्ता भेजे, एक कोशिश तो करे, आगे जो होगा देखते हैं। मेरी बात सुनकर सादिया बाजी ने कानों को हाथ लगाया और कहने लगी, तुम तो जानती हो अब्बा किस मिजाज के हैं। अब्बा तो मेरी जान ही निकाल लेंगे अगर इन्हें पता चला कि मैंने बरादरी से बाहर किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर भी देखा है। क्या तुम लोग भूल गए हो कि अब्बा ने फुफ्फो का कैसा हश्र किया था जब फुफ्फो ने ऐसी हरकत की थी। मुझे तो सोचकर ही डर सा लगने लगता है। वो पुराना वक्त था बाजी, अब नया दौर है। अब्बा जी भी बदल गए हैं, जैसा पहले कुछ नहीं रहा अब। मैंने अपनी बड़ी बहन को उकसाया और उससे कहा कि ये कैसी मोहब्बत है जिसमें तुम्हें जरा भी हिम्मत नहीं। अगर मोहब्बत करती हो तो शहजाद से कहो कि वो तुम्हारा रिश्ता भेजे, अब्बा से हम बात करेंगे। मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है, कम से कम थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देने की कोशिश करो, बाकी अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। दूसरे नंबर वाली बहन ने भी सादिया बाजी को हिम्मत दिलाई, क्योंकि वो भी किसी लड़के को पसंद करती थी, और अगर एक दफा बड़ी बहन की शादी बरादरी से बाहर हो जाती तो सवेरा का नंबर भी आ जाता। वो भी सादिया बाजी को उकसाने लगी। हम दोनों के बार बार इसरार करने पर उसने हिम्मत की और अब्बा से अपने शहजाद के बारे में बात की। पहले तो अब्बा हैरान हुए, उनके चेहरे के तासुरात बदलते देख सादिया बाजी की हालत गैर होने लगी। लेकिन कुछ देर बाद अब्बा ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा। और फिर उन्होंने सादिया बाजी से कहा, ठीक है, लड़के से कहो अकेले पहले मुझसे मिले, मैं देखूं तो सही मेरी बेटी ने किसको पसंद किया है अपने लिए। हम में से किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि अब्बा इतनी आराम से शहजाद को मिलने के लिए बुला लेंगे। सादिया बाजी का चेहरा तो खुशी से ही सुर्ख पड़ गया था। वो खुशी से फूले ना समा रही थी। हम दोनों बहनों ने अभी ख्वाब उनको खूब छेड़ा और देखा, कहा थोड़ी सी हिम्मत दिखाई तो मोहब्बत मिलने वाली है ना अब, तो हम खूब तैयारियां करेंगे, धूमधाम से शादी होगी। बाजी ने फौरन करके फोन शहजाद के घर वालों को बुला लिया था। शहजाद ने भी आने में रजामंदी जाहिर की और फिर सादिया बाजी ने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। 7 बजते ही शहजाद हमारे घर चला आया और ये देखने में काफी वो खूबसूरत था और अच्छे घर का मालूम हो रहा था। खूब तैयार होकर भी आया था। हम तीनों बहनें ही पर्दे की ओर से उसे देख रही थी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि अगर बाजी की शादी हो गई तो सवेरा की शादी भी ज्यादा मुश्किल साबित नहीं होगी। वो भी किसी से दिल लगाए बैठी थी और यकीनन अब्बा सवेरा की शादी की हामी भी भर देंगे। इसका भी रिश्ता हो जाता और फिर मेरी बारी आ जाती। मेरे दिमाग में हर वक्त शादी ही तो चलती रहती थी। कॉलेज में भी सारा वक्त लड़कियां ऐसी ही बातें करती थी, सुन सुनकर खुद पर मुश्किल जब्त करती। मेरी दोस्त माहा तो शादी की रात को लेकर ऐसी ऐसी बातें कह देती कि मैं शर्म से लाल पड़ जाती और सारी दोस्तें मेरा मजाक उड़ाती। खैर, अब्बा और शहजादा अकेले ड्राइंग रूम में बैठे थे। शहजाद ने इन्हें बताया कि वो एक कपड़े की दुकान पर काम करता है और अच्छी खासी रकम मिल जाती है, जिसमें उसका गुजारा हो जाता है। किसी किस्म की कोई माली तंगी नहीं होती। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि मैंने इनके लिए दस्तरखान बिछा दिया। अब्बा बहुत सुकून से बैठे शहजाद की बातें सुन रहे थे। खाने का दौर भी अच्छा चला।
हम तीनों को यकीन हो गया कि बाजी का रिश्ता पक्का हो जाएगा और बाजी अब रुखसत होकर अपने घर की हो जाएगी। लेकिन इस वक्त हम सब की जान निकल गई जब खाने के बाद अब्बा ने शहजाद से कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि जिस सोफे पर तुम बैठे हो उसकी कीमत कितनी है? ये सवाल बिल्कुल अनोखा और हम सबकी तवक्कात के बरखिलाफ था। अब्बा की बात पर शहजाद कुछ खिसियाना सा हुआ और घबरा कर अब्बा को देखने लगा। अब्बा का सवाल था ये अजीब। अब्बा अब मुस्कुराए और कहने लगे, जिस बाइक पर तुम आए हो इसकी हालत बता रही है कि तुम्हारे हालात कैसे हैं, और जो तुम जूता पहन कर रखे हो, ऐसे जूते हमारे घर में आने वाले मुलाजिम भी नहीं पहनते। तुम कह रहे हो तुम अच्छा खासा कमा लेते हो, क्या तुम्हारी जेब में हर महीने इतने पैसे आते हैं कि तुम महीने का एसी का बिल अदा कर सको? बोलो। मैं तो अपनी बेटियों को हर तरह की आसाइश दे रखी है। मेरी बच्चियां एसी में रहती हैं, महंगा खाना खाती हैं, अच्छे इदारों में तालीम हासिल कर रही हैं। मैं तुम जैसे गैर बरादरी के भिखारी से अपनी बेटी की शादी हरगिज भी नहीं कर सकता। तुम जैसे शख्स के साथ अपनी बेटी को रुखसत करने का सोच भी नहीं सकता। क्या सोचकर तुमने मेरी बेटी को पसंद किया है? यही ना कि उसके पैसे से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। यही सोच थी ना तुम्हारी। हम बहुत आला बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं और अपनी बिरादरी में ही रिश्ते करते हैं। तुम हमारे आगे जूती बराबर भी नहीं हो। हमने तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा महंगा खाना खिला दिया है। पता नहीं जिंदगी में कभी ऐसा खाना महंगा और लजीज तुमने खाया भी होगा या नहीं। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मेरी बेटी का तुमसे कोई ताल्लुक बन सकता नहीं है और ना ही वो कभी तुम्हारी तरफ नजर उठाकर देखेगी। मैं उसका रिश्ता किसी बहुत अच्छे घर में करूंगा, तुम जैसे निकम्मे इंसान से तो हरगिज नहीं करूंगा। अब्बा की बात सुनकर हम सब पर बिजली गिर पड़ी थी। ये कैसे मुमकिन था कि अब्बा ने इसे इतनी इज्जत देकर घर बुलाया था और इसी तरह बेइज्जत कर दिया था? अब्बा को कम से कम ये सब तो नहीं कहना चाहिए था। जो भी था, शहजाद एक इज्जतदार शख्स था और ऐसी बातें किसी की भी अना को चोट पहुंचा सकती हैं। अब्बा ने निहायत गलत रवैया इख्तियार किया था। मैंने पर्दे की ओर से झांक कर देखा तो शहजाद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था, लेकिन वो पता नहीं किस तरह अपना गुस्सा जब्त कर गया था। जिस तरह वो आया था उसी तरह वो उठकर वापस भी चला गया। यही तो इज्जतदार लोगों की निशानी होती है कि वो जब्त कर जाते हैं। सादिया बाजी ने भी ये बात सुन ली थी। वो तो चकरा कर फर्श पर गिर बैठी थी और रो रही थी। उनकी हालत हमसे देखी नहीं जा रही थी। हम दोनों बहनों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाना और संभाला था। अब्बा उठकर हमारे पास आए और उन्होंने गुस्से से सादिया बाजी को देखा और कहने लगे, आइंदा इस लड़के से बात करने की भी जरूरत नहीं है। इसकी औकात देखिए, ये हमारे घर मुलाजिम रहने के भी लायक नहीं है और तुम इससे शादी करने चली हो। मैं तुम्हारी शादी बहुत अच्छी जगह करूंगा। ये कहकर अब्बा अपने कमरे में चले गए। ना ही उन्होंने बेटी के आंसुओं की परवाह की और ना ही बढ़ती हुई उम्र की। अब्बा अपनी बेटियों के नसीब अपने हाथों से लिखना चाह रहे थे। अब्बा का ये गरूर हम तीनों की बहनों को अच्छा नहीं लगा था। और रही बात बरादरी में शादी की, तो बरादरी में ना ही हमारी उम्र के लड़के थे और ना ही अच्छा कमाते थे, बल्कि हमारी बरादरी में तो अजीब सा रिवाज था कि बेटी को शादी में इतना जहेज, सोना और पैसा दिया जाता कि जिससे लड़की उस शादी से होती उसकी तो लॉटरी निकल आती। वो इन्हीं पैसों से कारोबार शुरू कर लेता और ये बात अब्बा की समझ में नहीं आती थी। अब्बा तो बस अपनी ही अना के जीते थे। सवेरा बाजी अब्बा के पीछे गई। उन्होंने अब्बा से बात करने की कोशिश की, लेकिन अब्बा तो हत्थे से ही उखड़ गए। कहने लगे, अगर ऐसी कोई बात दोबारा की तो अच्छा नहीं होगा। गैर बरादरी में शादी से बेहतर है कि मैं तुम तीनों को दफन कर दूं। अब्बा का गुस्सा देखकर सवेरा बाजी भी खामोशी से बैठ गई। इनमें तो अब मजीद हिम्मत नहीं थी कोई भी बाकी अब्बा से इस मौजू पर बात करने के लिए। शहजाद से बाजी का हर ताल्लुक खत्म हो गया और वो बिल्कुल खामोशी होकर रह गई। ऐसा लगता था जैसे जिंदा लाश हो। और फिर कुछ ही महीनों में अब्बा ने इनके लिए एक रिश्ता तलाश कर लिया। लड़का हमारी ही बिरादरी से था। उम्र में बाजी से काफी बड़ा था, लेकिन अब्बा को पसंद आ गया था क्योंकि उसकी अपनी दुकान थी। अब्बा को तो बस बिरादरी की नजर आई थी और किसी बात की खबर नहीं थी। बाजी ने कोई एतराज नहीं किया था। वो खामोशी से अब्बा के कहने पर रुखसत होकर चली गई। जब से अब्बा शहजाद को बेइज्जत करके घर से निकाल चुके थे, तब से वो अपने हक में बोलना छोड़ चुकी थी। उसकी आंखों में नमी रहती थी, मगर वो किसी से कुछ न कहती थी। और फिर हम अपनी बहन को यूं जीते जी मरता देखते रहे, इसके लिए कुछ न कर सके। पता नहीं बाजी का शौहर कैसा था। ना ही वो उन्हें मिलवाने लाता था और ना ही फोन पर किसी से बात करने देता था। कभी कभार अब्बा इनके घर का चक्कर लगा लेते तो आकर बता देते कि बाजी अपने घर में खुश है, लेकिन हम दोनों बहनों को ऐसा कुछ भी नहीं लगता था। अगर बाजी इतनी खुश होती तो कम से कम महीने में एक दफा तो हमसे मिलने आ ही जाती, जबकि बाजी आया ही नहीं करती थी। हमें हमेशा किसी भी मौका पर सिर्फ इनका इंतजार ही रह जाता था। कभी तो फोन करती, ऐसा लगता था जैसे वो किसी कैद खाने में हो, जहां उसे किसी भी चीज की आजादी ना हो। वो किसी कैद परिंदे की तरह लगती थी जो अपनी मर्जी से कोई उड़ान नहीं भर सकती। यूं लगता था किसी पिंजरे में कैद हो और अब वहां से आजादी अब मरने के बाद ही मिल सकेगी। सादिया बाजी की शादी को साल होने वाला था और एक से एक साल में उन्होंने सिर्फ 2 दफा हमारे घर चक्कर लगाया था, वो भी ईदों पर, वगरना वो कभी ना आया करती थी। अब्बा ने बड़ी जबरदस्ती दावत देकर इन्हें बुलाया था, जिसकी वजह से उनके शौहर को
मजबूरन उन्हें लेकर आना पड़ा था। बाजी सूख कर कांटा हो चुकी थी, आंखों के नीचे गहरे हल्के नजर आते थे, लेकिन पूछने पर यही कहती कि मैं खुश हूँ। शायद वो अपना दिल पत्थर कर चुकी थी, इतनी अपनी सारी ख्वाहिशात का गला वो घोंट चुकी थी। 2 साल बाद अब्बा ने काफी मेहनत से कुछ पैसे जोड़े और सवेरा बाजी की शादी के हवाले से फिक्रमंद हुए। तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो बरादरी में शादी हरगिज नहीं करेंगी, क्योंकि अब्बा ने सादिया बाजी की शादी पर इतना कुछ लुटा दिया था कि सवेरा की शादी के लिए कुछ नहीं बचा था। अब्बा ने तो पैसा पानी की तरह बहा दिया था, लेकिन अब सवेरा की शादी के लिए अब्बा कई साल से पैसे जमा करते तो इतना पैसा जोड़ पाते कि नए दामाद को फिर से सब कुछ दे सकते थे। घर में अब पैसे की वो पहले जैसी रेल फेल न रही थी, आमदन भी कम हो गई थी। सवेरा बाजी ने कई दफा अब्बा को अपनी पसंद बताने की कोशिश की, लेकिन अब्बा ने तो उनकी कोई बात ही ना सुनी। सवेरा बाजी को भी यकीन था कि अगर वो अपनी मर्जी के लड़के को घर बुला लेंगी तो अब्बा उनके साथ भी वैसा ही सलूक करेंगे जैसा शहजाद के साथ किया था। और यूं सवेरा को भी सादिया बाजी को उम्र भर एक ऐसे शख्स के हवाले कर दिया जाता जो उनके हकूक से वाकिफ ही नहीं था। जहालत ही जहालत थी। सवेरा यही सोचती रही और इसका नतीजा ये निकला कि एक रात सवेरा बाजी खामोशी से घर छोड़कर चली गई। और ये फैसला उन्होंने अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए बड़ी हिम्मत से लिया था। वो किसी को पसंद करती थी और किसी के साथ गई थी, कोई नहीं जानता था। अब्बा का तो वो हाल ही खराब हो गया था। वो सारे ज़माने में अपनी बेटियों के अच्छाई और पारसाई का डंका पीटते फिरते थे। हर किसी को कहते थे कि तरबियत तो मैंने की है, तुम लोगों ने तो बस औलाद को पाल-पोस कर बड़ा कर दिया है। आज उसी औलाद ने उनके ऊपर ऐसी कालख मली थी कि अब्बा ने अपना मुँह छुपा लिया था। बात भी थी ही ऐसी, अब तो हर वक़्त सवेरा बाजी को कोसते रहते थे अब्बा। लेकिन मेरी नज़र में गलती सवेरा बाजी की नहीं थी, बल्कि अब्बा और हमारी बरादरी के रस्म और रिवाज की थी, जिन्होंने सवेरा बाजी को इतना बागी होने पर मजबूर कर दिया। सादिया बाजी की हालत चीख चीख कर बता रही थी कि उनके शौहर ने उनके साथ कैसा बर्ताव कर रखा है, लेकिन फिर भी अब्बा इनकी तरफ से अपनी आंखें बंद किए हुए थे, सिर्फ इसलिए कि लड़का बरादरी का था। इसीलिए एक बात ने हर गुनाह और जबर पर पर्दा डाल रखा था। और इन्हीं बरादरी वालों ने जब पता चला कि सवेरा बाजी किसी गैर बरादरी के लड़के के साथ भागी है, तो उन्होंने हमसे बहुत ज्यादा बदतमीजी की। हमें इतनी बातें सुनाई और गालियां अलग दी। बरादरी के बड़े हमारे घर झगड़ा करने के लिए आ गए। इनका कहना था कि हमें बरादरी से निकाल दिया जाएगा, हमारी बड़ी बहन को भी तलाक दिलवाई जाएगी, ताकि सबको पता चले कि बिरादरी से बाहर जाने वाली लड़कियों के घर वालों के साथ कैसा सलूक होता है। हम लोगों का घराना अब इबरत का निशान बनाया जाएगा। सोचा जा रहा था। इनकी बातें सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई थी और मुझे यकीन हो गया कि हमारा ताल्लुक जिस बरादरी से है, इसमें सिवाय जहालत के और कुछ नहीं है। अक्ल शौर का नाम की कोई चीज नहीं। वरना सवेरा बाजी के भागने पर सादिया बाजी का कसूर क्या था, जो इन्हें तलाक देने की बात की जा रही थी। अब्बा ने सादिया बाजी के शौहर से बहुत मिन्नत समाजत की कि उनके आगे हाथ जोड़े और इल्तिजा की कि वो सादिया बाजी को तलाक ना दे। बाजी पहले ही अच्छे हालात में नहीं थी और अब तो इनका हाल पहले से भी बदतर हो गया था। अब्बा के बड़े दामाद ने साफ लफ्जों में कह दिया कि इन्हें 10 लाख रुपए चाहिए, इनकी दुकान अच्छी नहीं चल रही है। अगर इन्हें पैसे दिए गए तो बाजी को रख लेंगे, वरना इन्हें इसी के घर के दरवाजे पर छोड़ जाएंगे। सादिया बाजी के शौहर की धमकी काम कर गई। वो तो चाहता ही यही था कि किसी तरह पैसे हाथ लग जाएं। बड़ी बेटी का घर बसा की खातिर अब्बा ने जैसे तैसे पैसे जमा करके 10 लाख रुपए अपने बड़े दामाद को दिए और किस्सा खत्म हुआ। लेकिन सवेरा बाजी कहाँ गई थी कोई नहीं जानता था। उनका कुछ अता पता नहीं था, किसी को नहीं। ना ही अब्बा उन्हें ढूंढने की कोशिश भी कर रहे थे। कभी कभी मैं सोचती कि अगर अब्बा जी की बाजी की शादी इनकी पसंद से करते तो शायद आज मामलात ऐसे ना होते। ना ही अब्बा के बड़े दामाद इन्हें इस तरह ब्लैकमेल करते और मौका का फायदा उठाते। अब्बा के गलत फैसलों ने हम सब घर वालों को मुश्किल में डाल दिया था। मेरी 2 बड़ी बहनों की तो जैसे तैसे शादियां निमट गई थी, लेकिन मेरी बारी आने पर बरादरी वालों ने हमारा बाइकआउट कर दिया और कहने लगे कि अब हम कोई रिश्ता नहीं भेजेंगे। तुम्हारी दूसरी बेटी की तरह कहीं तुम्हारी तीसरी बेटी भी हमारे ऊपर कालक ना पोत दे। हम इस बार कोई रिश्तेदारी नहीं करेंगे। जिस बरादरी पर अब्बा को बड़ा नाज था, बड़ा घमंड था, जिस बरादरी के पीछे अब्बा जान देते थे, इनकी तारीफें करते थकते ना थे, इस बरादरी वालों ने अब्बा को बरादरी से बाहर निकाल दिया था। मेरी उम्र 22 साल हो चुकी थी, लेकिन मेरे लिए अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया था। दूसरी बरादरी वाले हमारे पास खुद ही रिश्ता नहीं लाते थे, क्योंकि उन्हें हमारे रस्म और रिवाज का अंदाजा था। यूं हर तरफ से बस मायूसी ही नजर आती। रिश्ता होना नामुमकिन सा लगने लगा। मैं इन हालात में बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। ये मेरा बीए का आखिरी साल था। मेरी सारी सहेलियों की शादियां इम्तिहानों के फौरन बाद थी और मेरे रिश्ते का कोई अता पता नहीं था। ऐसे में फरहाद मेरी जिंदगी में किसी ताज़ा हवा के झोंके की तरह आया। वो मेरी सहेली का नगमा का कजन था। इत्तेफाक से एक दिन छुट्टी के वक्त उसे लेने के लिए आया था। वहीं हम दोनों की एक दूसरे से बातचीत हुई और नंबर का तबादला हो गया। यूं राब्ते का एक जरिया बन गया। अब्बा से छुपकर मैंने फरहाद से बातचीत शुरू कर दी थी। वैसे भी घर में
कोई औरत नहीं थी, मैं अकेली थी। अब्बा बिला ज़रूरत मेरे कमरे का रुख भी नहीं करते थे, इसलिए फरहाद के साथ बातें बढ़ाने के लिए मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। सादिया बाजी को तो उनके शौहर हमारे घर में कदम भी रखने नहीं देते थे। वो तो साल बाद भी कभी आती, वो भी अब्बा को उनके शौहर की मिन्नतें करके इजाज़त लेना पड़ती। लाखों रुपए लेने के बावजूद भी उनके रवैये में कोई ख़ास लचक पैदा ना हुई थी। इसीलिए हर गुज़रते दिन के साथ मेरा और फरहाद का ताल्लुक बढ़ता ही चला गया। वो पढ़ा-लिखा इंसान था, उसके अब्बा का अपना कारोबार था। वो खुद नौकरी करता था, नौकरी भी बहुत अच्छी थी। वो बार-बार मुझसे शादी की बात करता और मैं अब्बा के खौफ से उसे रोक देती। सादिया बाजी का हाल मैंने अपनी आँखों से देख चुकी थी। मुझे ये डर सताता कि कहीं अब्बा के इसके साथ भी वही सब ना करें, जो उन्होंने शहज़ाद के साथ किया था। कुछ दिन और गुज़रे तो फरहाद ने मुझसे मिलने की ख्वाहिश का इज़हार किया। वो कहने लगा, "कब तक हम इस तरह बातें करते रहेंगे? वैसे भी अब हमारी बातें आम बातें नहीं हो रही थी। हम दोनों शर्म-ओ-हया की सारी हदूद क्रॉस कर चुके थे। इसलिए जब उसने बड़ी बेसब्री से मुझसे मिलने की बात की तो मैंने भी इनकार ना किया। दिल ही दिल में मैं भी इससे मिलने की ख्वाहिशमंद थी। फरहाद ने छुट्टी के बाद कॉलेज के बाहर से ही मुझे पिक किया। मैंने अब्बा से कह दिया था कि मुझे लाइब्रेरी जाना है, कुछ नोट्स बनाने हैं। शाम में हो जाएगी और अब्बा ने भी मुझे फ़ौरन कोई इनकार ना किया था, इसलिए मैं बहुत सुकून से फरहाद की गाड़ी में बैठी उसके साथ रवाना हो गई। मुझे लगा था कि मुझे किसी रेस्टोरेंट या पार्क लेकर जाएगा, लेकिन वो तो मुझे किसी फ्लैट में ले आया था। मुझे कुछ अजीब-सा महसूस हुआ। मैंने हैरत से पूछा, "हम यहाँ क्यों आए हैं?" तो वो फ़ौरन ही मेरे करीब आ गया। मेरे बालों से खेलता हुआ कहने लगा, "ये कुछ वक़्त तुम्हारे साथ तन्हाई में गुज़ारना चाहता हूँ। रेस्टोरेंट, पार्क में लोगों का रश होता है। हमें एक-दूसरे के करीब आने का मौका भी नहीं मिलेगा।" मैं इसकी बातों का मफ़हूम अच्छी तरह समझ रही थी। मैंने उससे कहा कि शादी से पहले ये सब ठीक नहीं है। कुछ दिन इंतज़ार करो। मेरी बात पर वो मुस्कुराया और कहने लगा, "शादी तो करनी है मगर तुम्हें ही बहुत ज़्यादा मसले हैं। एक दफ़ा तुम मेरी हो जाओ, फिर इनकार नहीं करूँगी। मैं जानता हूँ, हम दोनों तकरीबन 6 महीने से एक-दूसरे से फ़ोन पर बात करते रहे हैं और जिस तरह की बातें हमारे दरमियान होती थी, हमारे दरमियान से हिजाब खुद ब खुद मिट चुका था। इसलिए जब उसने मेरे साथ कुछ बेबाक हरकतें की, तो मुझे कुछ बुरा ना लगा और मैं भी आहिस्ता-आहिस्ता उसके बाजुओं के हिसार में अपना आप खोने लगी। 2 घंटे मैंने और फरहाद ने एक फ्लैट में एक-दूसरे के साथ गुज़ारे और अपनी-अपनी हवस पूरी कर ली। हम दोनों ही जज़्बात से चूर थे और उम्र का तकाज़ा था कि हम दोनों को किसी का साथ मिलता और जब ये साथ मिला, तो हम हर हद पार करते चले गए। शर्म-ओ-हया की सारी दीवारें गिरा दी। ना ही मुझे अब्बा की इज़्ज़त का ख़्याल रहा और ना ही फरहाद को उस बात का लिहाज़ रहा कि मैं उसके लिए नामहरम हूँ। असर से पहले-पहले मैं घर लौट आई थी। मुझे पता था कि अब्बा इस वक़्त अपने कमरे में सो रहे थे। इसलिए मैंने खामोशी से घर का दरवाज़ा खोला था और अपने कमरे में जाकर सुकून का साँस लिया। कई बार मुझे ऐसा लगा कि मेरा चेहरा चीख-चीख कर मेरे कारनामे को बयान कर रहा है। मैंने अपने आप को बहुत दफ़ा आईने में देखा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मैं ही खौफ़ज़दा हो गई थी। मुझे डर लग रहा था। मैं शावर लेकर फ़ारिग हुई तो अब्बा की आवाज़ आई। अब्बा के बुलाने पर मैं बाहर निकली तो अब्बा ने ऐसी बात कही कि मेरे होश उड़ गए। अब्बा कहने लगे कि तुम्हारे लिए तुम्हारी फूफो के बड़े बेटे का रिश्ता आया है और मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का करने वाला हूँ। ये सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी फूफो का बड़ा बेटा तकरीबन 50 के करीब था। वो अपनी 2 बीवियों को तलाक दे चुका था और अब तीसरी शादी के लिए तड़प रहा था। मुझे तो अब्बा की बात पे यकीन ही नहीं आया। मैंने हकलाते हुए पूछा, "अब्बा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं कि बाकर भाई ने अपनी दोनों बीवियों को किस तरह मार-पीट कर तलाक दे दी? आपको अच्छे से मालूम है।" अब्बा मेरी बात सुनकर कहने लगे, "वो औरतें ही अच्छी नहीं थी, इसलिए बाकर को इन्हें छोड़ना पड़ा। तुम अच्छी बीवी साबित होगी, तो वो तुम्हें दिल से लगा कर रखेगा। वैसे भी तुम इसका अपना खून हो। वो कहते हैं ना, अपने मारते भी हैं तो छाँव में ही डालते हैं। तुम इनके घर में सुकून से रहोगी। मैं मुतमईन हूँ इस मामले में। तुम्हारी फूफो बगैर जहेज़ के तुम्हें बाकर के लिए लेने को राज़ी है।" अब्बा की बात पर मैं हँस पड़ी। मैं जानती थी कि वो ये इनायत क्यों कर रही हैं, क्योंकि उनके पागल और गुस्से वाले बेटे से कोई अपनी बेटी को ब्याहना नहीं चाहता था। मैंने अब्बा से साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि मैं बाकिर से शादी का सोच भी नहीं सकती। मैंने अब्बा को समझाने वाले अंदाज में कहा कि क्या मेरे साथ ज्यादती नहीं है ये? सिर्फ मैं 22 साल की हूँ और वो बाकिर 50 साल का है। और फिर बात उम्र की नहीं बल्कि बाकिर की आदत और मिजाज की है। इसी की वजह से इसकी 2 बीवियां इसको छोड़कर गई हैं और आप अब ये बात जानबूझकर मुझे इस जहन्नुम में धकेलना चाहते हैं। मैं हरगिज भी आपके इस फैसले को नहीं मानूंगी। मैं गुस्से में कमरे में आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने फरहाद को फ़ोन लगाया और उससे कहा कि रिश्ता भेजे, क्योंकि अब ऐसा करना ज़रूरी हो गया था। वो काफ़ी अरसे से रिश्ता भेजने की बात कर रहा था। मुझे लगा था कि जैसे ही मैं उसे ये बात कहूँगी वो खुशी से खिल उठेगा, लेकिन मेरी बात सुनकर उसकी ज़ुबान को लकवा हो गया। वो कहने लगा कि ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है? थोड़ी देर पहले ही तो हम दोनों मिले हैं। इतनी मोहब्बत की है, लगता है तुम मज़ीद बेताब हो गई हो। उसकी ये बात मुझे बहुत ही नागवार गुज़री थी। मैंने गुस्से में कहा कि मैं घर लौटी तो पता चला कि मेरे अब्बा फूफो के बेटे से मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं। तुम जानते हो ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। फ़ौरन रिश्ता भेजो, मुझे कुछ और नहीं सुनना। फरहाद पहले तो आएँ-बाएँ शाएँ करने लगा और फिर कहने लगा कि ये मुमकिन नहीं है। इसके घर वाले इतनी जल्दी इसकी शादी करना नहीं चाहते। फरहाद की बात पर मुझे यकीन नहीं आया। कहाँ तो वो हर वक़्त रिश्ता भेजने की बात करता था और कहाँ इस वक़्त इतने बहाने बना रहा है। मैंने गुस्से में कहा कि अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ मुझे पाने की हद तक थी?
میری بات سن کر وہ ہنسا اور کہنے لگا کہ مجھ سے کہیں زیادہ تو تم بےتاب تھی۔ اگر میں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا ہے تو تم بھی تو اپنی ہوس پوری کر رہی تھی نا۔ کیا تم اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو سنبھال سکی؟ نہیں نا۔ فرحات کے لفظوں نے میری روح کھینچ لی تھی۔ بڑے بے باک انداز میں اس نے میری عزت کو تار تار کیا تھا، اور وہ غلط تو نہیں کہہ رہا تھا۔ واقعی میں بھی تو اس سے ملنے کو تڑپ رہی تھی۔ وہ تو پھر مرد ذات تھا، وہ کیوں پیچھے ہٹتا؟ میرے پاس انکار کی کوئی وجہ باقی نہیں بچی تھی۔ وہ پھر شادی پورا مہینہ بھر پہلے مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں، اور اس خبر نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور پھر زیادہ دن تک یہ بات چھپ نہ سکی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ پھپھو نے ہمیں بہت برا بھلا کہا اور رشتہ بھی توڑ دیا۔ ابا کو تو صدمے سے فالج ہی ہو گیا تھا۔ سعدیہ باجی کے شوہر نے کہہ دیا تھا کہ اب وہ کبھی ہماری دہلیز پر قدم نہیں رکھیں گے، اور نہ ہی باجی آئے گی۔ اور پھر میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکے کو دیکھ کر ابا حیران رہ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہزاد تھا۔ وہ خود میرا رشتہ لے کر آیا تھا۔ اسے میرے بارے میں سب کچھ پتا تھا۔ آج ابا کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ اس سے پوچھتے کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ وہ سر جھکائے ابا سے کہنے لگا کہ آپ نے اس دن جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا تھا وہ غلط تھا، لیکن جو کچھ بھی اینی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ آپ کی غلط فیصلوں کی بھین چڑھی ہے۔ اگر آپ صحیح وقت پر اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے اور برادری کی سسٹم کو پروان چڑھانے کی کوشش نہ کرتے تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ ابا بنا کسی سوال جواب کے مجھے سادگی سے شہزاد کے ساتھ رخصت کر دیا۔ آج میری اور شہزاد کی شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں، اور واقعی وہ بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر ابا اپنی انا اور غرور کو درمیان میں نہ لاتے تو شاید آج ہم تینوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوتی۔ اگر بیٹیوں کی صحیح عمر میں شادی کر دی جائے تو وہ کبھی راہ راست سے نہیں بھٹکتی، انہیں کوئی بہکا نہیں سکتا۔ لیکن یہ بات آج کل کے والدین سمجھ نہیں پاتے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ تو ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ اولاد جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو، لیکن یہاں اس قدر یہ جہالت کا دور ہے کہ بیٹیوں کو برادری کے فضول رسم و رواج کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے، اور ان کی ساری زندگی قربانیاں دیتے ہی گزر جاتی ہے۔ نوجوان نسل کو بھی چاہیے کہ جذبات کی روح میں نہ بہہ کر شرعی حدود کو پار نہ کرے، اور اپنی بے کی انسان کا نقصان کرواتی ہے۔ آپ کی رائے اس متعلق کیا ہے؟ ضرور آگاہ کیجیے۔